फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हमने देखा था इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंतर्गत अपन धात्विक और विद्युत अपघटनी चालकों के बारे में चर्चा कर रहे थे। उसके आगे आज अपन देखेंगे विद्युत अपघटनी सेल। देखिए ये कौन से सेल होते हैं, विद्युत अपघटनी सेल। अपने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में टोटल दो प्रकार के सेल आएंगे, एक तो आएगा विद्युत अपघटनी सेल और दूसरे प्रकार के जो सेल आएंगे वो आएंगे विद्युत रासायनिक सेल। देखिए दो प्रकार के कौन कौन से, ये सेल कौन से होते हैं, विद्युत अपघटनी सेल। विद्युत अपघटनी सेल वे होते हैं जिनके अंतर्गत विद्युत ऊर्जा देकर के, अपने को विद्युत ऊर्जा देनी, विद्युत ऊर्जा देकर के और हम रासायनिक अभिक्रिया संपन्न कराएंगे। विद्युत ऊर्जा के द्वारा किसी रासायनिक अभिक्रिया को संपन्न, यानी आप ये कह सकते हैं कि विद्युत ऊर्जा का रूपांतरण होता है रासायनिक ऊर्जा में। अर्थात वह युक्ति जिसके अंतर्गत विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है विद्युत अपघटनी सेल कहलाता है। और दूसरे प्रकार के सेल इसी चैप्टर में हम आगे पढ़ेंगे, विद्युत रासायनिक सेल। सेम इनके अपोजिट होंगे, जिनमें रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट किया जाता है। वे युक्तियां जिनके द्वारा रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, इसका मतलब रासायनिक अभिक्रियाएं होंगी और उन अभिक्रियाओं से जो एनर्जी मिलेगी उस एनर्जी को हम विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करेंगे। और यहां पर आपको विद्युत ऊर्जा देकर के और रासायनिक अभिक्रिया को कंप्लीट करना है, संपन्न करना है। तो आज अपन देखने जा रहे हैं विद्युत अपघटनी सेल। वे सेल हैं जिनमें विद्युत ऊर्जा का रूपांतरण होता है रासायनिक ऊर्जा में। देखिए क्या होता है, इन सेल के अंतर्गत जैसे आपको जिस पदार्थ की अभिक्रिया करवानी है उस पदार्थ का विलयन अपन एक पात्र में ले लेते हैं। देखिए विद्युत अपघटनी सेल में क्या होता है, ये एक पात्र है, इस पात्र को हम बोलेंगे वोल्टामीटर। और इस पात्र के अंदर जिस पदार्थ की आपको रिएक्शन करानी है उस रिएक्शन का विलयन ले लेंगे। मान लीजिए अपन HCl की अभिक्रिया करवाना चाहते हैं। HCl का विद्युत अपघटनी सेल है, तो ये मैं HCl का जलीय विलयन भर देता हूं। अब इस HCl को हम बाहर से एनर्जी देंगे, विद्युत ऊर्जा एनर्जी देनी है अपने को, विद्युत ऊर्जा के रूप में इसको एनर्जी अपन देंगे। और ये क्या करेगा, उस एनर्जी को ग्रहण करके HCl की रिएक्शन होंगी, यानी विद्युत ऊर्जा है वो रासायनिक ऊर्जा में कन्वर्ट होगी। तो बाहर से एनर्जी देने के लिए ये अपने पास में एक बैटरी है और इस विलयन के अंदर मैं दो इलेक्ट्रोड लगा देता हूं। प्लेटिनम धातु के आपको दो इलेक्ट्रोड लगाने हैं। ये प्लेटिनम धातु के दो इलेक्ट्रोड लगा दिए मैंने। यहां पर प्लेटिनम धातु के इलेक्ट्रोड हम इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि प्लेटिनम सबसे कम क्रियाशील, सबसे कम सक्रिय धातु होती है, ताकि ये विलयन के साथ में किसी प्रकार की रिएक्शन ना करे। इसलिए हम यहां पर सबसे कम क्रियाशील धातु प्लेटिनम का क्या लगा देते हैं, दो इलेक्ट्रोड लगा देते हैं। जिस इलेक्ट्रोड को आप बैटरी के प्लस सिरे से जोड़ेंगे, ये इस इलेक्ट्रोड को मैंने बैटरी के प्लस सिरे से जोड़ दिया, तो ये वाला जो इलेक्ट्रोड है इस इलेक्ट्रोड का नाम होगा एनोड। ध्यान रखना, प्लस सिरे से जिस इलेक्ट्रोड को जोड़ेंगे उसको एनोड कहते हैं। क्यों कहते हैं ये अभी आपको पता चल जाएगा। और जिस इलेक्ट्रोड को आप बैटरी के माइनस वाले सिरे से जोड़ रहे हैं इस इलेक्ट्रोड को हम कहेंगे कैथोड। देखिए प्लस से जोड़ा है वो एनोड है, माइनस से जोड़ा है वो कैथोड। प्लस वाले को एनोड क्यों कहा है हमने और माइनस वाले को कैथोड क्यों कहा है, क्योंकि इस विलयन में जो आयन है, विलयन में धनायन और ऋणायन है HCl की। HCl का जलीय विलयन बना रखा है आपने, तो HCl के इसमें H प्लस और Cl माइनस आयन यहां पर उपस्थित है। इनमें से जो ऋणायन है यानी Cl माइनस, ये हमेशा इलेक्ट्रोड गमन करेंगे इस इलेक्ट्रोड की ओर, एनोड की ओर, इसलिए हम इसको एनोड बोल रहे हैं। और जो धनायन है यानी H प्लस आयन, ये हमेशा गति करते हैं किसकी ओर, कैथोड की ओर। धनायन, क्योंकि इस इलेक्ट्रोड की ओर धनायन आ रहे हैं इसलिए हम इसको कैथोड बोलते हैं। चाहे कोई सा भी सेल हो, विद्युत अपघटनी सेल हो चाहे विद्युत रासायनिक सेल हो, हमेशा आपको ध्यान रखना है एनोड और कैथोड। एनोड पर हमेशा ऑक्सीकरण अभिक्रिया होती है, एनोड पर सदैव ऑक्सीडेशन रिएक्शन,
और कैथोड पर होती है सदैव रिडक्शन यानी अपचयन अभिक्रिया होती है। ये सभी प्रकार के सेलों में तय होता है, यानी यहां पर होगी ऑक्सीकरण अभिक्रिया और यहां पर होगी अपचयन अभिक्रिया। ऋणायन है वो हमेशा आते हैं एनोड की ओर, यानी Cl माइनस है वो सारे कहां एकत्रित होंगे, एनोड पर, और धनायन जितने भी होते हैं वो सारे पहुंचते हैं कैथोड की ओर, यानी H प्लस आयन सारे यहां पर एकत्रित होंगे। अब जैसे ही आप इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो इसके अंदर रिएक्शन क्या होंगी, देखिए एनोड पर क्या रिएक्शन होगी। सबसे पहले देखिए, अभी मैंने आपको कहा कि एनोड पर कौन सी रिएक्शन होती है, ऑक्सीकरण, ऑक्सीडेशन रिएक्शन होती है। और एनोड पर एकत्रित कौन से आयन हो रहे हैं, Cl माइनस, ये Cl माइनस आएंगे एनोड पर, और ये है अपना कैथोड। यहां पर कौन सी रिएक्शन होगी, अपचयन रिएक्शन होगी किनकी, यहां पर कौन से आयन एकत्रित हुए हैं, H प्लस आयन। तो देखिए इनकी क्या रिएक्शन होती है, एनोड पर जो ऋणायन एकत्रित होते हैं वो ऑक्सीकरण यानी इलेक्ट्रॉनों का त्याग करते हैं। इलेक्ट्रॉनों का त्याग करना ऑक्सीकरण कहलाता है। तो Cl माइनस जितने भी एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है उनका त्याग कर देगा। एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है तो ये एक इलेक्ट्रॉन का त्याग कर दिया, और दो Cl माइनस दो इलेक्ट्रॉन त्याग करके क्या बना लेंगे, Cl2 क्लोरीन गैस बना लेंगे। यहां एनोड पर कौन सी गैस बन गई, क्लोरीन गैस का निर्माण हो गया, और यहां से दो इलेक्ट्रॉन निष्कासित हो गए। ये दोनों इलेक्ट्रॉन, यहां से जो इलेक्ट्रॉन निकले ये दोनों इलेक्ट्रॉन एनोड से कहां पहुंचेंगे, कैथोड। ध्यान रखिए कोई सा भी सेल हो, चाहे विद्युत अपघटनी चाहे विद्युत रासायनिक, हमेशा एनोड पर ऑक्सीकरण कैथोड पर अपचयन। सदैव एनोड से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं और इलेक्ट्रॉन हमेशा एनोड से निकल करके कहां पहुंचते हैं, कैथोड पर। ये किसी भी प्रकार का सेल हो ये फिक्स होता है, तय है। एनोड पर ऑक्सीकरण कैथोड पर अपचयन, यहां से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे और वो हमेशा किधर पहुंचेंगे, कैथोड पर। तो देखिए कैथोड पर कौन है, H प्लस आयन। H प्लस आयन इन इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण कर लेंगे, दो H प्लस आयन दो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेंगे और किसमें चेंज हो जाएंगे, हाइड्रोजन गैस में। यानी कैथोड पर किसका, कौन सी गैस का निर्माण हो गया, हाइड्रोजन गैस का। ये विद्युत अपघटनी सेल के अंतर्गत रासायनिक अभिक्रियाएं हो गई कंप्लीट। बस ये अभिक्रियाएं, एनोड पर क्लोराइड आयनों का क्लोरीन गैस में ऑक्सीकरण, कैथोड पर H प्लस आयनों का हाइड्रोजन गैस में अपचयन। बस इतना ही है विद्युत अपघटनी सेल, सीधा सा एकदम छोटा सा। कंप्लीट सेल हमेशा उदासीन रहता है, ध्यान रखिए सेल हमेशा कैसा रहेगा, उदासीन, क्योंकि यहां पर जितने आयनों का ऑक्सीकरण होगा सेम उतना ही कैथोड पर अपचयन होता है। जैसे यहां से दो Cl माइनस आयनों का ऑक्सीकरण हो गया तो कैथोड पर ठीक दो H प्लस आयनों का अपचयन हो जाएगा। अर्थात जो सेल है वो संपूर्ण रूप से सदैव उदासीन बना रहता है, कभी भी धनावेशित या ऋणावेशित उस पर आवेश या चार्ज उत्पन्न नहीं होता है। यह हो गया अपना विद्युत अपघटनी सेल। अब अपन देखेंगे इस विद्युत अपघटनी सेल से संबंधित कुछ नियम। विद्युत अपघटन से संबंधित फैराडे नामक वैज्ञानिक ने दो नियम दिए। विद्युत अपघटन के नियम ये दिए हैं फैराडे ने। विद्युत अपघटन से संबंधित फैराडे के दो नियम। सबसे पहले देखिए फर्स्ट नियम, फैराडे का प्रथम नियम। देखिए फैराडे अपने पहले नियम में क्या कहता है। अभी आपने देखो यहां पर सेल देखा, आपने देखा सेल में एनोड है कैथोड है, उस पर कुछ न कुछ पदार्थों का निर्माण हो रहा है, पदार्थ मुक्त हो रहे हैं। जैसे अभी हमने जो HCl का सेल बनाया था उसमें हमने देखा एनोड पर क्लोरीन गैस मुक्त हो रही है, कैथोड पर हाइड्रोजन गैस मुक्त हो रही है। तो ये मुक्त होने वाले जो पदार्थ हैं, जैसे यहाँ पर एनोड पर क्लोरीन गैस निक्षेपित हो रही है, मुक्त हो रही है, यहाँ कैथोड पर हाइड्रोजन गैस निक्षेपित हो रही है। निक्षेपित होने का मतलब मुक्त हो रही है, निक्षेपित होना यानी मुक्त होना। तो यहां पर एनोड और कैथोड पर निक्षेपित होने वाले जो पदार्थों की मात्रा है कि कितने ग्राम क्लोरीन या कितने ग्राम हाइड्रोजन गैस मुक्त होगी, इससे संबंधित फैराडे का पहला नियम। देखिए क्या कहता है फैराडे। ये मान लीजिए अपना सेल है, तो फैराडे ये कहता है कि इस सेल में आप जितना आवेश प्रवाहित करेंगे,
देखिए बैटरी से आप जितना आवेश इस सेल में प्रवाहित करेंगे उसी अनुपात में यहां पर पदार्थों का निक्षेपण होगा, यानी पदार्थ मुक्त होंगे। अगर आप ज्यादा आवेश प्रवाहित करेंगे तो निक्षेपित पदार्थ की मात्रा ज्यादा होगी, अगर आप इसमें कम आवेश प्रवाहित करेंगे तो निक्षेपित आवेश की मात्रा कम होगी। अर्थात निक्षेपित पदार्थ की मात्रा है वो किसके समानुपाती हो गई, प्रवाहित आवेश के समानुपाती होगी, कि आप इसमें कितना करंट फ्लो कर रहे हैं। जितना ज्यादा इसमें करंट आप फ्लो करेंगे उतने ही ज्यादा पदार्थ का निक्षेपण होगा। अगर आप करंट का फ्लो कम करेंगे तो पदार्थ का निक्षेपण भी कम होता है। यह फैराडे का पहला नियम है। अर्थात किसी विद्युत अपघटनी सेल में निक्षेपित पदार्थ की मात्रा, ये मान लेते हैं अपन m ग्राम, कि यहां पर जो भी पदार्थ है जैसे क्लोरीन गैस है तो कितनी निक्षेपित हो गई, m ग्राम। विद्युत अपघटनी सेल में निक्षेपित पदार्थ की मात्रा उसमें प्रवाहित आवेश के समानुपाती होती है। क्यों आवेश हम प्रवाहित कर रहे हैं, तो निक्षेपित पदार्थ की मात्रा m है वो किसके समानुपाती होगी, क्योंकि समानुपाती होगी। यह है फैराडे का प्रथम नियम, सीधा सा नियम है, निक्षेपित पदार्थ की मात्रा प्रवाहित आवेश के समानुपाती। या फिर हम ये जानते हैं कि Q बराबर, आवेश बराबर क्या होता है, I इंटू टी। क्यों बराबर होता है I टी। तो यहां पर आप क्यों की जगह ये भी लिख सकते हो कि M समानुपाती I टी, और समानुपाती का चिन्ह जब आप उठाएंगे तो यहां पर हम एक स्थिरांक लगाएंगे W। समानुपाती का चिन्ह हटा करके मैंने एक स्थिरांक लगा दिया है यहां पर W। इस W का नाम होता है रासायनिक तुल्यांक। इस स्थिरांक का नाम है रासायनिक तुल्यांक। तो ये हुआ देखो फैराडे के प्रथम नियम का गणितीय रूप, m समानुपाती Q, फैराडे का पहला नियम है। ये हमने इससे सूत्र बना दिया, m बराबर W I T। m निक्षेपित पदार्थ की मात्रा है, W एक स्थिरांक है जिसे रासायनिक तुल्यांक कहते हैं, I सेल में प्रवाहित की गई धारा है, और T कितने समय तक धारा प्रवाहित की गई वो समय है। W एक नया अपने पास में एक रासायनिक तुल्यांक, नई राशि आई है, किसे कहते हैं, देखो इसका परिभाषा क्या होगी, इसका मात्रक क्या होगा। देखिए यहां से देखो अपन W का सूत्र बना सकते हैं, W बराबर M अपॉन आई टी। W बराबर हो गया, यहां से हमने बना लिया M अपॉन आई टी, और यहीं से आप इसकी परिभाषा बना सकते हैं। यदि इस सूत्र में I का मान मैं रख दूं 1 एम्पियर, यानी सेल में 1 एम्पियर धारा प्रवाहित करें, और T का मान हम रख दें 1 सेकेंड, 1 सेकेंड तक 1 एम्पियर धारा प्रवाहित करें, मतलब 1 कूलाम धारा प्रवाहित करते हैं। जो विद्युत अपघटनी सेल था उसमें 1 कूलाम अपने को धारा प्रवाहित करनी है। तो W बराबर क्या हो जाएगा, M। I और T की वैल्यू अगर अपन इकाई कर दें तो W बराबर M। यही है रासायनिक तुल्यांक W की परिभाषा। देखिए क्या परिभाषा, यदि किसी विद्युत अपघटनी सेल में 1 एम्पियर धारा 1 सेकंड तक प्रवाहित की जाए तो निक्षेपित पदार्थ की मात्रा ही उसका क्या कहलाता है, रासायनिक तुल्यांक W कहलाता है। सीधी सी परिभाषा है, यदि किसी विद्युत अपघटनी सेल में 1 एम्पियर धारा 1 सेकंड तक प्रवाहित की जाए तो निक्षेपित पदार्थ की मात्रा M ही उसका रासायनिक तुल्यांक यानी W कहलाता है। यह हो गया फैराडे के पहले नियम में उत्पन्न रासायनिक तुल्यांक की परिभाषा, और यह हो गया इसका सूत्र। अब अपन इसका निकाल लेते हैं मात्रक, W का मात्रक क्या होगा। तो मात्रक देखो आप यहां से निकालिए, M का मात्रक ग्राम बटे I का मात्रक एम्पियर, T का मात्रक सेकेंड, यानी W का मात्रक क्या हो गया, ग्राम एम्पियर इनवर्स सेकेंड इनवर्स, या एम्पियर इंटू सेकेंड को आप बोल सकते हैं कूलाम। तो दूसरा मात्रक आप ये भी लिख सकते हैं ग्राम कूलाम इनवर्स।
ये हो गया रासायनिक तुल्यांक W का मात्रक। ये फैराडे का पहला नियम हो गया कंप्लीट। अब अपन देखते हैं फैराडे का दूसरा नियम, सेकेंड लॉ, फैराडे का द्वितीय नियम। देखिए क्या कहता है फैराडे अपने दूसरे नियम में। ये मान लीजिए अपने पास इस बार दो विद्युत अपघटनी सेल है। ये दोनों में हमने इलेक्ट्रॉन लगा रखे हैं, एनोड और कैथोड। देखो दूसरे नियम में फैराडे क्या कहता है कि अगर दो विद्युत अपघटनी सेलों में समान आवेश प्रवाहित की जाए, इन दोनों में बराबर करंट फ्लो करना है, यानी आवेश बराबर प्रवाहित होना चाहिए। अब समान आवेश प्रवाहित करना है तो अपन इनको एक ही बैटरी से श्रेणी क्रम में जोड़ देते हैं। तो अब जो अपने दोनों सेल हैं, इन दोनों में बराबर करंट फ्लो होगा। एक ही बैटरी से श्रेणी क्रम में जोड़ दिया तो दोनों में बराबर आवेश प्रवाहित होगा। तो फैराडे क्या कहता है, यदि दो या दो से अधिक विद्युत अपघटनी सेलों में समान आवेश प्रवाहित किया जाए तो निक्षेपित पदार्थ की मात्रा m उस पदार्थ के तुल्यांकी भार के समानुपाती होती है। यहां पर इस सेल में मान लीजिए जो पदार्थ भरा हुआ है उसका तुल्यांकी भार मैं मान लेता हूं E, और इसमें जो निक्षेपित पदार्थ हुआ है, कितना पदार्थ मुक्त हो गया, वो हम मान लेते हैं m ग्राम। तो फैराडे का ये कहना है कि निक्षेपित पदार्थ की मात्रा तुल्यांकी भार E के समानुपाती होती है। ये तुल्यांकी भार है E, किसे कहते हैं, एक मोल इलेक्ट्रॉनों द्वारा ऑक्सीकृत या अपचयित पदार्थ की मात्रा को कहते हैं तुल्यांकी भार। एक मोल इलेक्ट्रॉनों द्वारा ऑक्सीकृत या अपचयित पदार्थ की मात्रा ग्राम में मात्रा होती है, और इसका तुल्यांकी भार का सूत्र E बराबर होता है उसका अणु भार बटे इलेक्ट्रॉनों की संख्या या उस पर जो भी आवेश है या जो संयोजकता है वो E बराबर होता है m/n। n तो अणु भार है और n होती है उसकी संयोजकता या उसका आवेश या जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं वो। तो यह है फैराडे का दूसरा नियम, निक्षेपित पदार्थ की मात्रा तुल्यांकी भार के समानुपाती होती है। मान लीजिए हमने ये दो सेल जोड़े हैं श्रेणी क्रम में। पहला जो सेल है इसका तुल्यांकी भार मैं E1 मान लेता हूं और दूसरे सेल का जो तुल्यांकी भार है वो E2 है। पहले सेल में निक्षेपित पदार्थ मान लीजिए m1 ग्राम पदार्थ निक्षेपित हो गया और दूसरे सेल में मान लीजिए m2 ग्राम पदार्थ निक्षेपित हो गया। तो फैराडे के नियम के अनुसार आप इनको किस प्रकार से लिख सकते हैं, m1 बटे E1 ये किसके बराबर होना चाहिए, m2 बटे E2 के बराबर होना चाहिए। या फिर इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं m1 बटे m2 बराबर E1 बटे E2। बात है कि इसको आप कैसे भी बोल सकते हैं। तो फैराडे के नियम को दूसरे शब्दों में हम ऐसे भी कह सकते हैं कि दो या दो से अधिक विद्युत अपघटनी सेलों में यदि समान आवेश प्रवाहित किया जाए तो निक्षेपित पदार्थों की मात्राओं का अनुपात यानी m1 और m2 का अनुपात उनके तुल्यांकी भारों के अनुपात के बराबर होता है। देखो m1 और m2 का अनुपात E1 और E2 के अनुपात के बराबर है। जितना अनुपात m1 और m2 का है ठीक उतना ही अनुपात E1 और E2 का है। यानी निक्षेपित पदार्थों की मात्राओं का अनुपात, निक्षेपित पदार्थों की मात्राओं का अनुपात तुल्यांकी भारों के अनुपात के समान ही होता है। यह है फैराडे का द्वितीय नियम। अभी फैराडे के पहले नियम में हमने ये देखा था m बराबर होता है WI/T। तो यहां पर मैं m1 और m2 की वैल्यू रख सकता हूं। जो पहला अपना सेल था जिसके लिए m1 पदार्थ निक्षेपित हुआ है उसके लिए अपन मान लेते हैं W1 और IT, और दूसरे के लिए मान लेते हैं M2 W2 I2। पहले सेल के लिए मैंने रासायनिक तुल्यांक मान लिया W1 और दूसरे के लिए मान लिया W2, और IT की वैल्यू दोनों में सेम होंगी क्योंकि दोनों में बराबर आवेश प्रवाहित होगा, बराबर समय तक बराबर एम्पियर फ्लो होगा, यानी I और T है वो दोनों में सेम है। तो मैं
इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, देखिए M1/M2 बराबर E1/E2 बराबर M1 और M2 का मान रख देते हैं अपन, ये रहा W1 IT/W2 IT। IT से IT कैंसिल हो जाएगा, इसका मतलब E1/E2 ये M1/M2 के बराबर तो है ही, और यही किसके बराबर हो जाएगा, W1/W2। निक्षेपित पदार्थों की मात्राओं का अनुपात, तुल्यांकी भारों का अनुपात और रासायनिक तुल्यांक, इन सभी का अनुपात समान होता है। फैराडे के दूसरे नियम के अनुसार अपन ये भी कह सकते हैं कि दो या दो से अधिक सेलों में यदि समान आवेश प्रवाहित किया जाता है तो निक्षेपित पदार्थों की मात्राओं का अनुपात, तुल्यांकी भारों का अनुपात एवं रासायनिक तुल्यांकों का अनुपात सदैव समान होता है। यह हो गया फैराडे का द्वितीय नियम या दूसरा नियम। तो इसी नियम को अब आगे बढ़ाते हुए मैं अपन यहां पर देखो ये भी लिख सकते हैं। देखो अभी अपन ने फैराडे का पहला नियम ये था कि M समानुपाती किसके है, E है। M और E एक दूसरे के समानुपाती हैं, लेकिन अब यहां से अपने पास में एक नई चीज और आ गई कि M और E तो समानुपाती है ही, E और W तुल्यांकी भार और रासायनिक तुल्यांक भी एक दूसरे के क्या है, समानुपाती हैं। E समानुपाती किसके है, W के भी E क्या हो गया है, समानुपाती हो गया है। W और E दोनों एक दूसरे के क्या हैं, समानुपाती। या फिर बराबर का चिन्ह लगा करके मैं यहां पर स्थिरांक लगा देता हूं, क्यों, आवेश स्थिरांक लगाया है हमने। फैराडे के नियम का एक नया ही रूप अपने सामने आ गया। फैराडे का नियम हमने ये कहा था कि M समानुपाती किसके होता है, E। दो या दो से अधिक वैद्युत अपघटनी सेलों में यदि समान आवेश प्रवाहित किया जाए तो निक्षेपित पदार्थ की मात्रा तुल्यांकी भार के समानुपाती होती है। और यहां हम कह रहे हैं कि तुल्यांकी भार रासायनिक तुल्यांक के समानुपाती होता है। यह हो गया फैराडे का द्वितीय नियम। फैराडे का ये जो द्वितीय नियम है, इसी को अगर आगे और डिटेल से अगले वीडियो में पढ़ेंगे। और जो इससे संबंधित न्यूमेरिकल है, फैराडे का जो पहला नियम है जो अपन ने पढ़ा था M=W/IT, इससे संबंधित न्यूमेरिकल ये जो नियम पढ़े इनको अभी हम थोड़ा अपन और आगे बढ़ाएंगे, और पहला जो नियम है उससे संबंधित न्यूमेरिकल भी हम निकालेंगे। ये सारी चीजें अपन देखेंगे अगले वीडियो में। यानी फैराडे का नियम, फैराडे के प्रथम नियम हो गया, द्वितीय नियम हो गया, लेकिन अभी कंप्लीट नहीं हुए। द्वितीय नियम है, इसको अपन थोड़ा सा यहां से आगे और बढ़ाएंगे, और फर्स्ट नियम है इसका न्यूमेरिकल देखेंगे। तो ये देखने के लिए आपको देखना पड़ेगा अगला वीडियो। धन्यवाद।